नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर कैरियर विद श्रोआ पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार नए उत्साह के साथ फिर सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के तीसरे लेक्चर। पहले लेक्चर में आप पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे ग्राफ के थ्रू कि कैसे आपको सब्जेक्ट और वर्ब को पहचाना है। दूसरे लेक्चर में आप कुछ रूल्स देखेंगे। थर्ड लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे बेसिकली सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और बहुत ही ये उम्दा लेक्चर है जहां पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या है टॉपिक हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है बच्चे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में ईच ऑफ हो, क्या हो बेटे, ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, नन ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, एनी वन ऑफ हो, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ और वन ऑफ हो। अगर ये सारे वर्ड्स हैं बेटे, तो आपको एक रूल बताया गया था कि इनके साथ जो नाउन आएगा या जो प्रोनाउन आएगा वो दोनों क्या होगा बच्चे, प्लूरल होगा। वो दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, सिंगुलर होगा। अगर इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन दिखे तो वो भी आपका सिंगुलर होएगा। और सिंगुलर में क्या आएगा आपका, हिज या हर आप यूज करेंगे। एग्जामिनर जानबूझ के देयर करेगा। क्लियर है यहां तक। इसका दूसरा रूल क्या कहता है भाई, इसका दूसरा रूल कहता है कि अगर सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी वन ऑफ और क्या है बच्चे मेरे, वन ऑफ हो, तो इसके बाद भी नाउन और प्रोनाउन, के बाद भी नाउन और प्रोनाउन प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट आ जाए, क्या आ जाता है बेटे, हु, विच, दैट आ जाता है। तो हु, विच, दैट से पहले जो वर्ड होगा, बिफोर हु, विच, दैट, बिफोर हु, विच, दैट, मतलब हु, विच, दैट से पहले जो वर्ड होगा वही वर्ड उस पूरे सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इस केस में हु, विच, दैट से पहले क्या है, नाउन प्रोनाउन जो कि प्लूरल है। तो इस केस में इसके साथ जो वर्ब आएगा बेटे वो क्या आएगा आपका, प्लूरल आएगा। और आने वाला जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा बेटे, प्लूरल आएगा। और इस केस में आप केवल और केवल वहां पे किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। अगर हु विच दैट नहीं है तो वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर। अगर हु विच दैट है तो वर्ब प्लूरल और प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, तो बता सकते हैं सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चे। अब यहां से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ईदर ऑफ द बॉयज इज और आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब देखो ईदर ऑफ के बाद जो नाउन आया है वो क्या है, प्लूरल है। वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यही पूछ लेता है एग्जामिनर, ईदर ऑफ द बॉयज हु इज और आर गोइंग टू स्कूल, तो अब क्या आंसर होता बेटे। अब देखो हु क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है
इससे पहले जो वर्ड होगा वही पूरे सेंटेंस का क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, द बॉयज है, जो कि प्लूरल है। तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा बेटे, प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटे, हम आर का यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बातें अगर क्लियर हो रही हो तो बता सकते हैं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चे मेरे? बहुत अच्छा। अब देखो इसमें एक कॉमन रूल्स याद रखना, आप नोट करके पहले बेसिक बेसिक बातें सीख लो। अगर सेंटेंस में ओनली है तो इसके साथ कभी भी बच्चे मेरे हु या विच नहीं आएगा। इसके साथ क्या आएगा बेटे, हमेशा दैट आएगा। ओनली के साथ कभी भी हु विच नहीं आता है, क्या आता है, दैट आता है। आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि सर बेसिक से भी बात कर रहे हैं। तो नोट इसका क्या लिखेंगे हम, अगर सेंटेंस में ये केवल वन ऑफ के लिए आएगा, वन ऑफ हो और वन ऑफ के पहले अगर ओनली वर्ड लिखा हो, क्या लिखा हो बेटे, ओनली वर्ड लिखा हो, ठीक है। तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा और प्रोनाउन होगा, ठीक है, ये दोनों क्या होगा आपका, प्लूरल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके साथ वर्ब लेके आते हैं तो बिल्कुल ये सिंगुलर होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सेंटेंस में वन ऑफ है और इसके पहले ओनली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटे, ओनली, तो भी इसके साथ आने वाला नाउन और प्रोनाउन जो रहेगा वो क्या होगा बेटे, प्लूरल रहेगा। क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो केवल कौन आएगा बच्चे, दैट आएगा। और ये दैट हो या ना हो, दैट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दैट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके साथ भी जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा बेटे, सिंगुलर आएगा। इस केस में दैट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है, ओनली की हो रही है। क्लियर है यहां तक? यहां बात किसकी हो रही है, ओनली की हो रही है। तो इस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है बच्चे यहां तक। अब देखो इसी केस में थोड़ी थोड़ी बात समझो। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में दो बातें हैं, एक है द नंबर ऑफ, जो डेफिनेट नंबर को इंडिकेट करता है, एक होता है अ नंबर। द नंबर के साथ भी ऑफ आता है और अ नंबर के साथ भी क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या आएगा बेटे, प्लूरल आएगा। लेकिन अ नंबर, सॉरी, वर्ब क्या आएगा इसमें, द नंबर के साथ सिंगुलर आ जाएगा, नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब क्या आएगा बेटे, सिंगुलर आएगा। लेकिन अ नंबर ऑफ है तो इसके साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब भी क्या होगा बेटे, प्लूरल होगा। आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा हमारे बच्चे, प्लूरल होगा। इस बात पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? क्योंकि इसी का एक यूनिवर्सल रूल में पढ़ाने जा रहा हूं आपको। अब देखिए यूनिवर्सल रूल में क्या है, अगर सेंटेंस में कहीं प्रेपोजिशन हो बेटे, क्या हो, प्रेपोजिशन हो, ये रूल्स को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। ये क्या है, वी 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 आई, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है इसका। ये क्या बेटे, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन को और अच्छे से लिख लीजिए आप।
प्रेपोजिशन है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा, पूरी इंग्लिश में याद रखिए, हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। और ये नाउन और प्रोनाउन जो होगा हमेशा याद रखिए बेटे एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन और प्रोनाउन आएगा वो हमेशा हमेशा एक तो नाउन और प्रोनाउन होगा और वो क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बेटे? ऑब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। और आपको पता है, बचपन से आपने पढ़ा है कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब लेकर नहीं आता है। वर्ब कौन लेके आता है भाई? सब्जेक्ट लेके आता है। अगर सेंटेंस में याद रखिए बच्चे मेरे कि अगर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन से पहले कोई नाउन या प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन और प्रोनाउन है तो वो नाउन और प्रोनाउन क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट मात्र होगा। तो इस केस में अगर मुझे वर्ब लेकर आना है तो वर्ब कभी भी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगा, इस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा? प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन आएगा बेटे, प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे? वर्ब लेकर आएंगे। अगर याद रखिए प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जहां तक सेंटेंस चल रहा है वहां तक वो सेंटेंस क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो इस केस में प्रेपोजिशन से पहले जो वर्ड होगा वही आपका क्या माना जाएगा बेटे? सब्जेक्ट माना जाएगा। और उसी के अनुसार आप वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आप उस रूल को जो ईच ऑफ वाले रूल्स को भी कर सकते हैं आप। जैसे मैंने बोला नीदर ऑफ देम आर गोइंग। अब देखो यहां पे ऑफ क्या है मेरे बच्चे, इसको अगर अच्छे से समझे हम तो ऑफ क्या है मेरे बेटे? ऑफ प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है बेटे? ऑफ क्या है हमारा? प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद देखो यहां पे प्रोनाउन आया है और ये प्रोनाउन कैसा है हमारा भाई? ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोनाउन इस वर्ब को लेकर आएगा? तो नहीं आएगा। तो इस केस में जो प्रेपोजिशन से पहले नीदर बैठा हुआ है यही नीदर इस पूरे सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और इसी के अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे। क्योंकि नीदर यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीदर ऑफ देम आर की जगह क्या होगा बेटे? इज का यूज करेंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिखो। लिखा हुआ था एन increase in crimes against women have been reported। ठीक है, देखो एन इंक्रीज इन क्राइम। अब यहां पे बेटे इन क्या है हमारा? इन क्या है? प्रेपोजिशन है। अगेंस्ट क्या है बच्चे? प्रेपोजिशन है। इन और अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। तो इसके बाद जो क्राइम्स है वो क्या है आपका? नाउन है। और इसके बाद जो विमेन है वो भी क्या है आपका? ये भी क्या बेटे? नाउन है। और ये भी नाउन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये भी नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में जो प्रेपोजिशन से पहले वर्ड बैठा हुआ है एन इंक्रीज, यही इंक्रीज इस पूरे सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और इसी के अनुसार ये वर्ब आएगा। तो यहाँ वर्ब क्या है हमारा? एन इंक्रीज। यहाँ पे क्या है बच्चे? सिंगुलर है। क्या है बेटे मेरे? सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हैव की जगह आपको क्या लिखना होगा? हैज बीन रिपोर्टेड। कहीं पे भी चेक कर सकते हैं आप चीजों को। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं बच्चे, क्लियर दिक्कत है? ठीक है बेटे। अब कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि किससे क्या सर
अब आप मुझे ये थोड़ी सी बात बता दीजिए कि क्या इसके अलावा मतलब क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन है वो कभी सब्जेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। एक तो मैंने आपको रूल बताया कि अगर हु विच दैट हो तो उसके पहले जो वर्ड आएगा उसके अनुसार वो बन सकता है। एक दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि आपको बहुत सारे रूल में मैं नहीं फंसाऊंगा, आप रूल्स को देख लीजिए कि अगर मेरे बच्चे कहीं सेंटेंस में प्रेपोजिशन है, कहीं पे क्या है बच्चे मेरे, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है अगर, और प्रेपोजिशन से पहले कोई नंबर दिया गया, क्या लिखा है, नंबर या एडजेक्टिव आया हो। प्रेपोजिशन से पहले क्या है बेटे, कोई नंबर या एडजेक्टिव आया है, नंबर या एडजेक्टिव दिया गया है, तो ये याद रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा, जो नाउन और प्रोनाउन आएगा, जो पहले ऑब्जेक्ट था अब वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अगर प्रेपोजिशन से पहले, जैसे मान लीजिए आपका ये प्रेपोजिशन घर है, आप क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपके मम्मी पापा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर मम्मी पापा चले गए हैं घर से कहीं घूमने के लिए तो उस केस में आपके देखभाल के लिए दादा दादी या कोई बुआ मामा चाचा चाची ऐसा कोई आ जाता है, तो उस केस में वो जो सदस्य होता है, जो आने वाला, जो आपके केयर टेकर होता है, वो मात्र एक ऑब्जेक्ट ही रह जाता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में जो घर की सारी बातें होती है वो आप पे डिपेंड करती है। तो उस केस में आप जो होते हैं, उस जब मम्मी पापा नहीं है तो आप उस घर में क्या है, एक सब्जेक्ट की भांति रह रहे हैं, एक सब्जेक्ट है, आप एक ऑनरशिप है आपके पास जो कि आप डिसीजन ले सकते हैं। तो याद रखना है आपको कि अगर प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन से पहले कोई नंबर आ रहा है, चाहे या कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योर बता रहा हूं वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और इसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा, इसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा मेरे बच्चे, ये याद रखना है आपको। जैसे इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा 9/10 of the pillar have rotted away। ठीक है, अब देखो ऑफ क्या है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन से पहले कौन आ गया, नंबर आ गया, नंबर आ गया। तो प्रेपोजिशन के बाद जो ये नाउन है हमारा वो क्या बन जाएगा भाई, पहले तो वो ऑब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, वो सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट है तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, पिलर है, पिलर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हैव की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चे, हैज लिखेंगे। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है तो बताइए, क्लियर है। जैसे आप लिखते हो सम ऑफ द मनी, अब सम ऑफ, सम क्या हमारा एडजेक्टिव है, तो इसके बाद जो मनी आया वो नाउन है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आया, अगर वहां पे बॉयज होता तो वो प्लूरल हो जाता। इसी तरह से आप सारे कॉन्सेप्ट को एकदम गेट बाय हार्ट याद रखिए और उसको क्वेश्चंस के रूप में, माला पहनना है तो क्वेश्चंस के रूप में उसको पियोरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स आप रट नहीं सकते हैं, कॉन्सेप्ट को आपको डेवलप कराया जा रहा है और आप उसके आधारित पे सारे क्वेश्चंस को डेवलप कीजिए। और जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में उतना ही फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी। और कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं सर कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है बेटे, तो अब आज की क्लास में यही तक के रूल है। अब आपके 2 4 5 रूल्स और करवा के मैं इस सारे चैप्टर को खत्म करूंगा। मतलब आपको कम से कम 5 वीडियो इस लेक्चर के देखने होंगे। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो, मतलब हर एक वीडियो 20 से 22 मिनट का होगा आपका, तो आपको 1 से सवा घंटा या 2 घंटे के करीब आपको लगाएंगे। तो ये चैप्टर्स के कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अगर मैं आपको बता दूं 2001 से लेके अगर मैं बात कर लूं 2024 तक की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 24 तक में जो भी एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ है,
कोई भी टीचिंग का एग्जाम हुआ है या कोई भी डिफेंस का एग्जाम हुआ है या कोई भी बैंक का एग्जाम हुआ है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आए ही आए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, चाहे वो कॉमन एरर में हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया हो, लेकिन क्वेश्चन आया ही आया है। तो आप लोग भी एक बार दिल थाम करके इस वीडियो को बहुत आनंद पूर्वक देखे, समझे, उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस बनाए, और मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में भी अपलोड करवा दूंगा, तो जिससे आप क्वेश्चंस को करें, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस करेंगे उतना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन बनाने की वो बनी रहेगी। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, इसी कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।